आदाब नाजरीन, रियो ओलंपिक के इस खास बुलेटिन के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। रियो ओलंपिक का तकरीबन आधा सफर मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मेडल के मामले में हिंदुस्तान की झोली अभी भी खाली है। खैर, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से अभी कवी उम्मीदें हैं, वो सेमीफाइनल में दाखिल हो चुकी हैं। तो वहीं आज का दिन भी हिंदुस्तान के लिए अहम है। आज भी रियो में हिंदुस्तान के कई अहम मुकाबले होने हैं, सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। नरसिंह अखाड़े में उतरेंगे या नहीं, इस पर गैर यकीनी की सूरत हाल। नाडा के क्लीन चिट को वाडा ने खेल पंचायत में किया चैलेंज। बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु ने जगाई मेडल की उम्मीद। आलमी नंबर 2 चीन की एहान को दी मात, सेमीफाइनल में दाखिल। रियो में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के बैडमिंटन और कुश्ती में अहम मुकाबले। श्रीकांत, टिंटू लूका, फोगट और साक्षी आएंगी एक्शन में नजर। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को मिल सकता है राजीव गांधी खेल रत्न। ओलंपिक में शानदार कारकर्दगी ने बनाया मजबूत दावेदार। 200 मीटर हीट में यूसेन बोल्ट जीते, सेमीफाइनल में जगह पक्की की। और कार हादसे में शदीद जख्मी हुए जर्मन कोच स्टीफन हिंस का इंतकाल। आईओए ने किया गहरे दुख का इजहार। तो रियो ओलंपिक में आज का दिन भी हिंदुस्तान के लिए अहम है, लेकिन एक बुरी खबर आई है नरसिंह यादव को लेकर। पहलवान नरसिंह के 19 अगस्त के मुकाबले पर गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने मामले पर खेल पंचायत से रुजू किया है, जिस पर फैसला कल यानी 18 तारीख को आएगा। 25 जून को हुई जांच में नरसिंह के नमूने में ममनुआ एनाबोलिक स्टेरॉयड मेथेन डाइनून के अज्जा पाए गए थे, जिसे नरसिंह ने हरीफ खैमे की साजिश करार देते हुए नाडा से रुजू किया था। नाडा ने नरसिंह को हरी झंडी दिखा दी थी। ताहम वाडा नाडा के फैसले से मुतमईन नहीं है। वाडा ने नरसिंह को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को खेल पंचायत में चैलेंज किया है। तो आइए नरसिंह यादव के इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहाफी और खेल एक्सपर्ट कुलविंदर सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी, ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले नरसिंह यादव को लेकर एक उम्मीद बंधी थी कि हिंदुस्तान की झोली में एक आधा मेडल नरसिंह यादव जरूर दिलवाएंगे, लेकिन जिस तरह से अब मामला उनका संगीन होता चला जा रहा है, वाडा ने नाडा के मामले को चैलेंज कर दिया। ऐसे में अब कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं कुलविंदर जी? देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ कि नरसिंह यादव जो गए हैं वहां पर, उनको वहां भेजने से पहले फेडरेशन को देख लेना चाहिए था कि क्या वाडा से क्लियरेंस मिली है या नहीं। नाडा ने क्लियर कर दिया, उसके बाद आप उसको उड़ा रहे हो, वहां भेज रहे हो, वो वहां पर रुक रहा है क्योंकि आपके पास वहां रूम है, आपने उसको रुकवा दिया, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट अब तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब तनकीद करने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि वहां पहुंच चुके हैं। तो अब ये वाडा के ऊपर डिपेंड करता है कि नरसिंह यादव को खेलने देते हैं नहीं खेलने देते। लेकिन होना ये चाहिए था कि यहाँ से आप अगर आप तैयारा लेते हैं, उससे पहले आप यहाँ फाइनल करके जाते हैं कि वाडा आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर उसके बाद नरसिंह यादव जाता वहां पर। जी नहीं, अब जी कुलविंदर जी, अब लेकिन सीन क्या होगा? क्योंकि 19 को जी 19 को है और कल फैसला होगा। आज 17 तारीख है, कल 18 को वाडा फैसला करेगा कि नरसिंह यादव खेल सकता है या नहीं। 19 को तो उसका है, और अगर वो मान लीजिए कल 18 को मना कर देते तो इससे बड़ी ज्यादा किरकिरी हिंदुस्तान की और कहीं हो ही नहीं सकती जो हो रही है। जी यानी खेल मैनेजमेंट ने उन्हें रियो में भेजकर एक तरह से गलती ही की है। मैं समझता हूं कि जो सिफर का जो इजाद किया गया वो हिंदुस्तान के लिए हुआ है, ये रियो ओलंपिक में पता लग गया। वो भी मेडल अभी तक नहीं आया। दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा है, जो हमारे प्रबंध करने वाले हैं, उन लोगों ने सही तरीके से नहीं किया। किसी भी खिलाड़ी को मेडल नहीं मिला, किसी को मेडल नहीं मिला। अब नरसिंह राव पे उम्मीदें हैं या सिंधु पर है आखिरी, और यहाँ आज बीना फोगट और साक्षी मलिक लड़ेंगी। तो अब इतना ज्यादा दूसरे देशों का जो मेयार है बहुत ऊंचा है, और हमारा हिंदुस्तान की जो तवक्कुआ ज्यादा थी और मेयार और उसका इंतजाम बहुत कम थे, तैयारी ठीक नहीं थी। 2-3 महीने की तैयारी से मेडल नहीं मिलते। लोग 7-7, 8-8 साल, चाइना को मैंने खुद देखा बीजिंग में, 8-9 साल पहले छोटे बच्चों को शुरू करते तो उसके बाद जाकर वो ओलंपिक में जाते हैं। बिल्कुल एक चीज कुलविंदर जी और समझना चाहेंगे नरसिंह के मामले में कि नाडा ने क्लीन चिट दे दी और वाडा ने उस पर एक तरह से
उस क्लीन चिट को जो है चैलेंज कर दिया। समझना चाहेंगे कि दोनों की जांच में क्या किसी तरह का कोई फर्क होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं दोनों के? देखिए, पैरामीटर कि पहले आप अपने मुल्क के अंदर आप अपने से आप मुतमईन हो जाइए कि यस इसने कुछ भी नहीं ले रखा है, और उसके बाद आप केस आगे भेजिए। अब ये हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो जो उसका डिसीजन है उसको बदल भी सकता है, उसको यस भी कर सकता है, नो भी कर सकता है। तो नाडा ने अपनी तरफ से ओके करके भेज दिया कि नहीं, तब उसके जो खाने का था उसके अंदर कुछ मिलाया गया था, और उसके बाद आगे उसको भेज दिया कि यहाँ से आपने क्लीन चिट दे दी। लेकिन आगे अगर क्लीन चिट नहीं मिलती है तो इसका डबल इम्पैक्ट होगा। एक तो नरसिंह यादव खेल नहीं पाएगा, और दूसरा हिंदुस्तान का जो नाडा है उसकी कैंसिल हो जाएगी मेंबरशिप। उसका जो उनको है कि ये कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे बहुत बड़े। जी कुलविंदर जी, एक सवाल यही उठता है कि जिस तरह से नाडा के मामले पर नाडा की जांच पर वाडा ने अब सवाल उठा दिया, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर रहा होगा। देखिए, सवाल ऐसा है ना, हम लोग बहुत तवक्कुआत में चले जाते, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं कि सब हम हो जाएगा, वहां पहुंच जाए। पहुंचे क्यों? क्योंकि वहां पर उनके लिए जगह है, ओलंपिक जो विलेज बना है उसमें इनके लिए रहने के लिए कमरे हैं, इन्होंने पहले से बुक करवा रखा है। टिकट यहाँ से दे देगी, चले जाइए, वहां जाके देख लेंगे। वहां जाके नहीं देखा जाता। वहां ब्रजभूषण शरण सिंह वहां जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हमारा वकील नहीं पहुंच सकता, या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये अब लास्ट मोमेंट पे चीजें हो सकती है, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इनको चाहिए था कि यहाँ से क्लियरेंस लेके जाते, अगर वाडा की चिट्ठी इनको मिल जाती, उसके बाद अब आप ये सोचिए कि क्या नरसिंह राव के ऊपर दबाव नहीं होगा, उसके दबाव के ऊपर इतनी ज्यादा प्रेशर होगा। बिल्कुल कुलविंदर जी, यानी कि खेल में तो हमारी तैयारी थी नहीं, और ये जो चैलेंजेस थे या दूसरे जो मामला थे उसमें भी हिंदुस्तान रियो में अधूरा ही रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया कुलविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि 19 तारीख को नरसिंह यादव का मुकाबला होना है, लेकिन वाडा ने जिस तरह से इस नाडा के मामले को चैलेंज किया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कल आने वाला फैसला मुल्क के लिए पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ उम्मीदों की बात कर लेते हैं। रियो में हिंदुस्तान के लिए मायूसी भरे माहौल में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मेडल की उम्मीद बरकरार रखी है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को शिकस्त दी। पीवी सिंधु ने कमाल कर दिया। रियो में बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की वांग यहान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। सिंधु ने यह मुकाबला 22-20 और 21-19 से जीता। यानी अब रियो में मेडल हासिल करने के लिए सिंधु को महज एक और जीत दरकार है। अगर सिंधु सेमीफाइनल में जीत हासिल कर फाइनल में पहुंच जाती हैं, तो उनका मेडल पक्का है। ऐसे में सिंधु हिंदुस्तान की दूसरी खिलाड़ी होंगी जो ओलंपिक में मेडल हासिल करेंगी। इससे पहले 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। पीवी सिंधु ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अपनी हरीफ चीनी खिलाड़ी को कोर्ट में ज्यादा मौका नहीं दिया। पहले सेट में सिंधु ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए पिछड़ने के बावजूद वापसी की और सेट भी अपने नाम कर लिया। जबकि मैच के दूसरे सेट में भी दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन सिंधु को दूसरा सेट जीतने में भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हालांकि पूरे मैच में चीनी खिलाड़ी वांग ने भी जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया। पूरे मैच में उन्होंने वापसी की पूरी कोशिश की,
लेकिन वांग के पास सिंधु के शॉट्स का जवाब नहीं था। अब पीवी सिंधु मेडल से महज एक कदम दूर रह गई हैं। ऐसे में अगर वो आगे भी इस तरह अपना खेल जारी रखती हैं और शानदार मुजाहरा करती हैं, तो रियो में हिंदुस्तान का मेडल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो पीवी सिंधु हिंदुस्तान के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं रियो में। वहीं रियो ओलंपिक में कुश्ती के ग्रीको रोमन जुमरे में हिंदुस्तान के लिए दूसरा मुकाबला भी मायूसी से भरा रहा। कुश्ती इवेंट के 98 किलोग्राम जुमरे में हिंदुस्तान के हरदीप को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हरदीप को तुर्की के सेंक से 2-1 से शिकस्त मिली। वाज़ेह है कि इससे पहले पीर को हिंदुस्तान के रविंदर खत्री भी ग्रीको रोमन के 85 किलोग्राम मुकाबले के पहले राउंड में हारकर बाहर हो गए थे। खत्री को इब्तिदाई मैच में ही हंगरी के विक्टर के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रियो में अभी तक हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से मायूसी ही हाथ लगी है। इस बीच आज कई हिंदुस्तानी खिलाड़ी एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती के मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। आज का दिन भी हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के लिए काफी अहम है। कई मुकाबलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। एथलेटिक्स में हिंदुस्तान की टिंटू लोका खवातीन की 800 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी। टिंटू ने गुज़िश्ता साल वुहान में मुनक्किदा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर में तलाई तमगा जीता था। इसके अलावा उन्होंने साल 2014 में इंचॉन में मुनक्किदा एशियाई खेलों में भी 800 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया था। आज हिंदुस्तान की निगाहें बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स मुकाबले पर रहेंगी। हिंदुस्तान के श्रीकांत क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। श्रीकांत का मुकाबला चीन के लिनडेन से होगा। लिनडेन इससे पहले साल 2008 में बीजिंग और साल 2012 में लंदन ओलंपिक में तलाई तमगा जीत चुके हैं। लिनडेन 5 बार आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा लिंडेन 6 बार ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के श्रीकांत साल 2014 में लिंडेन को चाइना ओपन के फाइनल में 21-19 और 21-17 से शिकस्त देकर खिताब जीत चुके हैं। ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। श्रीकांत से मुल्क को काफी उम्मीदें हैं। आज कुश्ती में खवातीन जुमरे में हिंदुस्तान की विनीश फोगाट 48 किलोग्राम और साक्षी मलिक 58 किलो वजन जुमरे के मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। विनीश फोगाट साल 2014 के ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तलाई तमगा जीत चुकी हैं, जबकि साक्षी मलिक भी 2014 के ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में सिल्वर मेडल हासिल कर चुकी हैं। इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। रियो में बेहतरीन मुजाहरा करने वाली दीपा के लिए अच्छी खबर है। आलमी जिम्नास्टिक के नक्शे पर हिंदुस्तान को नई पहचान दिलाने वाली मणिपुर की दीपा कर्माकर को राजीव गांधी खेल रत्न मिल सकता है। ओलंपिक में 52 बरस बाद किसी हिंदुस्तानी खिलाड़ी ने शिरकत की थी। दीपा ने फाइनल में 15.066 पॉइंट हासिल किए थे और चौथी पोजीशन पर रही थी। दीपा की इस हुसूलियाबी ने इन्हें खेल रत्न का मजबूत दावेदार बना दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न के दीगर अहम दावेदारों में हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं। मखसूस हालत में एक से ज्यादा खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा सकता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड,
सदर जमहूरिया तकसीम करते हैं। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार बात करेंगे उसैन बोल्ट की। तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात बर्क रफ्तार यूसैन बोल्ट की करेंगे। बोल्ट ने 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है, यानी अब बोल्ट की नजर रियो ओलंपिक के दूसरे गोल्ड पर टिक गई है। रियो में अब यूसेन बोल्ट की नजर 200 मीटर दौड़ के गोल्ड पर टिक गई है। 200 मीटर क्वालिफाइंग मुकाबले में बोल्ट ने 200 मीटर का फासला 20.28 सेकंड में तय किया। बोल्ट के अलावा अमेरिका के गेटलिन और कनाडा के आंद्रे जबकि बर्तानिया के एडम जेमिली भी 200 मीटर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए। आंद्रे ने अपनी हीट में 200 मीटर का फासला 20.09 सेकंड में मुकम्मल किया। क्वालिफाइंग राउंड में बोल्ट अपने रंग में नजर आए। इससे पहले 100 मीटर रेस में लगातार तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर तारीख रकम कर चुके बोल्ट ने अब 200 मीटर रेस के लिए भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सौ मीटर दौड़ में ट्रैक पर आग लगाने के बाद अब बोल्ट 200 मीटर दौड़ के लिए भी तैयार हैं। 200 मीटर रेस में भी यूसेन बोल्ट के सामने अमेरिका के जस्टिन गैटलिन बड़ी रुकावट समझे जा रहे हैं। रियो में 100 मीटर का फासला बोल्ट ने महज 9.80 सेकंड में मुकम्मल किया था। और अपने नाम एक और गोल्ड मेडल जोड़ते हुए तारीख रकम कर दी थी। सौ मीटर रेस में मुसलसल 3 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 100 मीटर मुकाबले में बोल्ट ने अमेरिका के जस्टिन गैटलिन को पीछे छोड़ते हुए लगातार तीसरा गोल्ड अपने नाम किया था। जबकि कनाडा के आंद्रे तीसरे मकाम पर रहे थे। आपको बता दें कि यूसेन बोल्ट 100 मीटर रेस में वर्ल्ड और ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। 100 मीटर रेस मुकाबले में गेटलिन बोल्ट के रास्ते में बड़ी रुकावट समझे जा रहे थे, लेकिन गेटलिन मुकाबले में लय में नजर नहीं आए और इन्हें दूसरे मकाम पर ही इक्तिफा करना पड़ा था। यूसेन बोल्ट बीजिंग और लंदन ओलंपिक में 100 मीटर में गोल्ड जीत चुके हैं। अब रियो में बोल्ट
गोल्ड मेडल की एक अनूठी हैट्रिक बनाने के भी करीब हैं। अगर बोल्ट 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले दौड़ में भी गोल्ड मेडल जीत लेते हैं तो वो लगातार 3 ओलंपिक में 3 मुकाबलों में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। वाज़ेह है कि 29 साल के बोल्ट ने रियो ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक में तारिकीन वतन की टीम ने पहली बार हिस्सा लिया। ओलंपिक ने बेघर, बेदर, बेवतन अफराद के अज़ाइम, वक़ार और बुलंद हौसले को दिखाने का प्लेटफॉर्म दिया। ओलंपिक में तारिकीन वतन की टीम में 11 खिलाड़ी हैं। रियो में दुनिया को तारकीन वतन के चेहरों के पीछे इंसान देखने को मिला। साथ ही देखने को मिला शनाख्त के लिए इंसानी जिद्दोजहद, अज़्म, इरादा और उसके हुसूल के लिए अनथक कोशिश। रियो ओलंपिक शाहराह तारकीन वतन के एजाज में म्यूरल बनाए गए हैं। ये चेहरे जाने पहचाने नहीं हैं, लेकिन इनके फौलादी इरादे को दुनिया सलाम कर रही है। यकीन मुहकम अमल पैहम के इनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। Mas não tem um rosto conhecido ainda, as pessoas tentam assimilar eles com algum artista, alguém que fez algum movimento. E quando a gente fala que são os refugiados e tal, a galera parabeniza, tá? Fico muito feliz e falam que foi, eu acho que a melhor escolha de uma pintura de um painel nesse momento aqui no Rio de Janeiro, nesse evento que está rolando aqui. रमी अनीस, युसरा, जेम्स न्यांग, पाओलो अमोतो, यूनुस कंदे समेत 10 तारकीन वतन ने मुख्तलिफ जुमरों में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। जनूबी सूडान के 5 स्प्रिंटर्स, शाम के 2 तैराक, कांगो से 2 जूडोकाज और इथियोपिया से 1 मैराथन रनर ने रियो में हिस्सा लिया। तारकीन वतन रियो में इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। Essa primeira vez na minha vida eu indo nas Olimpíadas. Nós vamos para lá agora torcer para eles. Aí vamos ver. Essa primeira vez. And today for me to go and work the event, it's a very great experience for me. Very great experience. I never imagined this happening to me. ओलंपिक में तारकीन वतन की टीम की शिरकत इंसानी जज्बे की जीत का इस्तारा है और खिलाड़ियों की शिरकत इनके हालात से हार न मानने की स्पिरिट की दलील है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर रियो से एक बुरी खबर भी है। जर्मन कैनोस्लेलोम के कोच स्टीफन हेंस का इंतकाल हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते कार हादसे में स्टीफन शदीद जख्मी हुए थे और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। जुमे को उनकी सर्जरी भी हुई थी। 35 साला हेंस ने 2004 एथेंस गेम्स में हेंस ने जर्मनी को कैनोस्लेम मुकाबले में सिल्वर मेडल जिताया था। साबिक ओलंपियन की नागहानी मौत पर आईओसी ने गहरे दुख का इजहार किया है। और अब आइए बहुत जल्दी ग्राफिक्स के जरिए मेडल टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं कि किस मुल्क के खाते में कितने मेडल्स गए हैं। सबसे ऊपर अभी भी अमेरिका है। अमेरिका ने टोटल 84 मेडल जीते हैं। 28 गोल्ड, 28 सिल्वर, 28 ब्रॉन्ज, टोटल 84 मेडल। ग्रेट ब्रिटेन के खाते में 50 मेडल हैं। 19 गोल्ड, 19 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। इसी तरह से चाइना तीसरे नंबर पर है। चाइना ने 51 मेडल जीते हैं। 17 गोल्ड, 15 ब्रॉन्ज, 15 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज। इसके अलावा रशिया, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान टॉप 10 में रियो ओलंपिक में मेडल टेबल पर बने हुए हैं। तो चलिए, रियो ओलंपिक के सफर में आज हमारे साथ फिलहाल इतना ही। आज हिंदुस्तान के कई अहम मुकाबले होने हैं। कुश्ती और बैडमिंटन के मुकाबले काफी अहम हैं। आप इन मुकाबलों का मजा लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।